गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.5। प्रश्नावली 3.5 में हमें रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की एक नई विधि को हम अप्लाई करेंगे। जैसे पहले हमने रैखिक समीकरण युग्मों की जो विधि थी प्रतिस्थापन विधि से किया, फिर विलोपन विधि से किया। इसमें एक नई विधि है जो है वज्रगुणन विधि। अब फिर देखेंगे कैसे करते हैं। प्रश्न जो पहला है वो है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। पहले तो 3 कंडीशन हैं, हमें तीनों कंडीशन को फिर से अपने दिमाग में लाना है। हमने पहले पढ़े हैं कि क्या क्या कंडीशन होती हैं जब अद्वितीय हल होता है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब अनेक हल होते हैं तो इसका मतलब है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि रेखाएं समपाती हैं। और जब कोई भी हल नहीं है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब है कि रेखाएं समांतर हैं, यानी कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो एक हल होगा, समपाती होंगी तो अनेक हल होंगे, और समांतर होंगे तो कोई हल नहीं होगा। अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। हमें जो दे रखा है, पहला भाग में कर दी हूँ, x - 3y इज इक्वल टू 0, 3x - 9y - 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस समीकरण की तुलना करते हैं। इस समीकरण युग्म की जो तुलना है वो हम a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 से करेंगे। पहले वाले की a1x b1y + c1 इज इक्वल टू 0 से, और दूसरे वाले की a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 से करेंगे। तो हम देखते हैं कि a1 इज इक्वल टू है 1, b1 इज इक्वल टू है -3 और c1 कुछ है नहीं इसमें, इसका मतलब 0 है। फिर इसमें देखिए जो दूसरा वाला है उसमें a2 इज इक्वल टू है 3, b2 इज इक्वल टू है -9 एंड c2 इज इक्वल टू है -2। अब a1/a2 देखिए 1/3, b1/b2 -3/-9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा। एंड c1/c2 0/-2, यानी कि 0 है। अब अगर हम देखें तो पहला और दूसरा बराबर है, तीसरा अलग है, तो हम इसको लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन कब होती है? जब रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं और रेखाएं समांतर होंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा। इसलिए जो ये पहला भाग है इसका कोई भी हल नहीं है। अब मैं इसका दूसरा भाग करूँगी। जो इसका दूसरा भाग है वो है 2x + y इज इक्वल टू 5 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 8। तो जो 2x + y इज इक्वल टू 5 है, हम उसको लिख सकते हैं 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 बना दी। जो दूसरा भाग है वो है 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। यह दूसरे समीकरण बना दी। राइट हैंड साइड वालों को लेफ्ट में ले गए। अब इन समीकरण युग्म की भी हम तुलना करते हैं। a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 से। तो इसमें हम देखते हैं कि a1 इज इक्वल टू है 2, b1 इज इक्वल टू है 1, c1 इज इक्वल टू है -5, a2 इज इक्वल टू है 3, b2 इज इक्वल टू है 2 एंड c2 इज इक्वल टू है -8। तो a1/a2 इज इक्वल टू 2/3, b1/b2 इज इक्वल टू 1/3 एंड c1/c2 इज इक्वल टू -5/-8, यानी कि अगर माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो 5/8। तो यहाँ पे देखें a1 जो है a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। इसको हम लिखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करता है और ऐसे रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। अब हमारे पास विधि है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि पहले आपने सुना भी होगा, जिसे हम तिरछा गुणा कहते हैं कि तिरछा गुणा करके सॉल्व करेंगे। तो उसी हिसाब से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका मैं आपको पहले समझा देती हूँ। इसमें क्या है कि एक x है हमारे पास, एक y है और एक अचर पद है। तो हम x के नीचे कुछ देखिए, x का गुणांक होता है हमेशा a,
तो हम x के नीचे b1 b2 लिख लेते हैं स्टार्ट करके x के नीचे, और राइट में लिखेंगे c1 c2। y का गुणांक होता है b, तो b के लेफ्ट में c आ जाएगा c1 c2, और राइट में आ जाएगा a1 a2। और अचर पद यानी कि c का गुणांक होता है अचर पद, तो c के लेफ्ट में हम लिख लेते हैं a1 a2, और राइट में लिख लेते हैं b1 b2। ये इनको लिखने के तरीके होते हैं, याद करने के लिए आसान होता है। और उसके बाद वज्र गुणन। वज्र गुणन क्या होता है, फिर इसके बाद दूसरे में हम ऐसा वाला भी लिख सकते हैं कि x के नीचे जो होगा वो हम लिखेंगे x, यानी कि x के गुणांक होते हैं a1 और a2, तो हम a1 a2 नहीं लिखेंगे इसके लिए। हमारे पास होगा b1 c2 माइनस b2 c1, यानी कि शुरू करना है b1 से, तो b1 के बाद b1 गुणा होगा c2 से और माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन y, यानी कि b का गुणांक, y का गुणांक b होता है, तो b ना आके c से शुरू होगा c1 a2 माइनस c2 a1, और अचर पद होता है 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये वाला क्रम आपको इजी लगे तो इससे याद कीजिए, पहला वाला इजी लगे तो उससे याद कीजिए। अब हम इसे हल करेंगे, तो इसके लिए हम, क्योंकि मैं दूसरे पेज पे कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ फिर से लिखा है a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू -5 है और c2 की वैल्यू -8 है। अब सॉल्व करने का तरीका देखिए, x अपॉन है b1 c2, तो 1 इंटू -8 माइनस b2 2 इंटू c1 -5 इज इक्वल टू y अपॉन है c1 a2, तो c1 है -5, a2 है 3 माइनस c2 कितना है -8 इंटू a1 2 इज इक्वल टू अचर पद में है a1 2 इंटू b2 2 माइनस b1 मतलब a2 3 इंटू b1। आप इसको तैयार कीजिए या प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब देखिए ये इसको मैं सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 इंटू 8 1 इंटू -8 -8 माइनस 2 इंटू -5 माइनस का प्लस हो जाएगा +10 इज इक्वल टू y अपॉन -15 और माइनस प्लस हो जाएगा +16 1 अपॉन 4 -3। इसको और सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा x अपॉन -8 + 10 तो +2 होगा इज इक्वल टू y अपॉन -15 + 16 +1 होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 -3 1। तो हमारे पास लास्ट जो सरल समीकरण या आप सरल सॉल्यूशन कहते हैं, इसका सरल सॉल्यूशन हमारे पास बना है x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो इसका मतलब है कि जो x अपॉन 2 है वो y अपॉन 1 के बराबर है, और वही x अपॉन 2 1 अपॉन 1 के बराबर है, y अपॉन 1 1 अपॉन 1, तीनों चीज़ों एक दूसरे के बराबर है। तो पहले हम x का मान अगर ज्ञात करते हैं तो x और अचर पद ले लेते हैं, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y का मान ज्ञात करने के लिए y और अचर पद वाला ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। इस तरह हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले इन प्रश्नों को देखिए कि क्या इनका हल हो सकता है, वो जांच कीजिए, और अगर हल हो सकता है तो आप उसे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको आसान लगेगा। ओके।